नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मींस सर्विस रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन में लेकर के आ रहा हूं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 21। Annual budget is presented by the finance minister to the parliament for all central government departments of India including the ministry of dash। सभी केंद्र सरकार के विभागों के लिए संसद में वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें डैश मंत्रालय भी शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिफेंस, बी रेलवेज, सी फाइनेंस, डी एक्सटर्नल अफेयर्स। करेक्ट आंसर इज बी रेलवेज। रेलवे मंत्रालय है वो बजट को अलग पेश करता था, रेल मंत्री, परंतु इसको शामिल कर लिया गया है। और जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। रेल मंत्रालय है वो उसके बजट को वित्त मंत्री ने पेश करना शुरू कर दिया है। कौन से वर्ष में, उसका ईयर आपको बताना है। किस ईयर में रेल बजट है उसको मर्ज करके और जनरल बजट के साथ में शामिल कर दिया है, किस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। मिस्टर राम हैड 280 EL बैलेंस एज ऑन 31st December 2018। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 months ही अवेल्ड ऑफ 5 EL एंड 20 EOL। हाउ मच EL विल बी इन हिज अकाउंट एज ऑन 30th June 2019। हिंदी अर्थ देख लेते। श्री राम के पास 31/12/2018 को 280 EL शेष थी। अगले 6 महीनों के दौरान उन्होंने 5 EL और 20 EOL का लाभ उठाया। 30/6/2019 को उनके खाते में कितनी EL शेष होंगी। ऑप्शंस आर ए 290 डेज, बी 300 डेज, सी 283 डेज, डी 285 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 283 डेज। 283 EL हैं उसके खाते में शेष रहेंगी 30 जून 2019 को। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। फैमिली फॉर पर्पज ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस इंक्लूड्स। यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए परिवार में शामिल है। कौन कौन शामिल होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्टेप फादर, बी स्टेप मदर, सी मेजर ब्रदर, डी अनमेरिड ब्रदर। करेक्ट ऑप्शन इज बी स्टेप मदर। स्टेप मदर है वो ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए, ट्रेवलिंग अलाउंस के पर्पज के लिए स्टेप मदर है वो परिवार में शामिल होगी। बाकी नहीं होंगे। स्टेप फादर भी नहीं होगा, मेजर ब्रदर नहीं होंगे, अनमेरिड ब्रदर है ये भी नहीं होंगे, परंतु स्टेप मदर है वो ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए फैमिली में इंक्लूड मानी जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट शुड बी इनवेरिएबली एग्जीक्यूटेड इन केसेस ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। अनुबंध दस्तावेज हमेशा निष्पादित किया जाना चाहिए निम्नलिखित के मामलों में डैश को छोड़ करके। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है वो सभी शामिल होने चाहिए, सिर्फ को किसको छोड़ करके यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शंस आर ए मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, बी परचेज ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स, सी टर्न की वर्क्स, डी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी परचेज ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स। ये शामिल नहीं होगा, बाकी शामिल होने चाहिए दस्तावेजों में। अगर कॉन्टेक्ट करना है तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है ये होना चाहिए, टर्न की वर्क्स भी होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है वो भी शामिल होने चाहिए, परंतु परचेज ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स है वो जरूरी नहीं है अगर कॉन्टेक्ट हम कर रहे हैं। और सही उत्तर यहां पर हो रहा है बी। अगला सवाल देखते हैं 25। द सीसीएस लीव रूल्स 1972 केम इनटू फोर्स ऑन डैश। बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, स्टेटिक क्वेश्चन है। हिंदी अर्थ देख लेते। सीसीएस अवकाश नियम 1972 डैश को लागू हुए। किस दिन सीसीएस अवकाश नियम है, सीसीएस लीव रूल्स 1972 है वो एप्लीकेबल हुए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 जून 1972, बी 2 अप्रैल 1972, सी 15 अगस्त 1972, डी 1 जनवरी 1972। करेक्ट ऑप्शन इज ए 1 जून 1972। सीसीएस लीव रूल्स 1972 है वो 1 जून को एप्लीकेबल हुए, मतलब प्रभावी हो गए थे, लागू हो गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंशन का अधिकतम कितना प्रतिशत परिवर्तित कम्यूट करवाया जा सकता है। कम्यूटेशन का मतलब है कि लमसम रिटायरमेंट के टाइम पर ले लिया जाता है और उसके उतने ही परसेंट में उसकी पेंशन को रिड्यूस किया जाता है, तो कितने परसेंट तक कम्यूटेशन किया जा सकता है। ऑप्शंस आर ए नॉट एक्सीडिंग 70% ऑफ द पेंशन अमाउंट, B. Not exceeding 30% of the pension amount. C. Not exceeding 80% of the pension amount. D. Not exceeding 40% of the pension amount. Correct option is D. Not exceeding 40% of the pension amount. जितनी पेंशन बन रही है उसका 40% है वो कम्यूटेशन के रूप में करवाया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, if both parents are earning then the income of the minor child will be clubbed। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोनों पेरेंट हैं वो अर्निंग है तो उनकी माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम को किसके साथ में क्लब किया जाएगा, किसके साथ में माना जाएगा। हिंदी अर्थ देख लेते, यदि माता पिता दोनों कमा रहे हैं तो नाबालिग बच्चे की आय को क्लब किया जाएगा किसके साथ में। ऑप्शंस आर ए विद द इनकम ऑफ द पेरेंट हैविंग हायर इनकम, B. Proportionately with the income of both parents. C. The income of the parent having lower income. D. With no parent. Correct option is A. With the income of the parent having higher income। मतलब कि दोनों पेरेंट अर्निंग है और उनका जो माइनर चाइल्ड है उसकी भी कहीं से आय हो रही है, तो उसकी माइनर चाइल्ड की आय को किसके साथ में क्लब किया जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है विद द इनकम ऑफ द पेरेंट हैविंग हायर इनकम। जिसकी कमाई ज्यादा होगी उसके साथ में माइनर चाइल्ड की आय को क्लब कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट इज द एडमिजिबल डेली अलाउंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स फॉर मोर देन 6 आवर्स बट नॉट लेस देन 12 आवर्स। मुख्यालय से 6 घंटे से अधिक लेकिन 12 घंटे से ज्यादा नहीं की अनुपस्थिति के लिए स्वीकार्य दैनिक भत्ता क्या होगा। डीए मतलब कि डेली अलाउंस है वो कितना होगा। अगर वो 6 घंटे से और 12 घंटे के बीच में हेडक्वार्टर से दूर रहता है तो उसका डीए कितने परसेंट बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 60%, बी 0, सी 100%, डी 70%। करेक्ट ऑप्शन इज डी 70%। अगर कोई कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से 6 से 12 घंटे के लिए दूर रहता है तो डेली अलाउंस के लिए एलिजिबिलिटी का 70% है वो डीए के रूप में मिल जाएगा। सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। मेरे वीडियो में ये क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हो चुका है और आपको पता है कि मैं पुराने क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन लेकर के आ रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर परीक्षाओं में, केवी एनवीएस और दूसरे परीक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं, किस छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। ऑप्शंस आर ए ऑन लीव, बी मैटरनिटी लीव, सी स्पेशल कैजुअल लीव, डी कैजुअल लीव। करेक्ट ऑप्शन इज डी कैजुअल लीव। सीएल है उसको किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। सही उत्तर हो रहा है डी। Next question 30. The payment of travelling allowance to the family of the government servant who dies while in service shall be applicable to। हिंदी अर्थ देख लेते हैं, परिवार को यात्रा भत्ता का भुगतान सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले सरकारी कर्मचारी की डैश पर लागू होगा, किस पर लागू होगा। द गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज हर सर्विस, बी द गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, C. The government servant who has been re-employed after retirement. D. The government servant who has been paid out of contingencies। Correct option is A. The government servant who dies on the last day of his her service। जिस दिन कर्मचारी की डेथ हुई है वहां तक ट्रेवलिंग अलाउंस है उसको एप्लीकेबल होगा, मतलब मिलेगा। और फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने नेटिव प्लेस पर जाने के लिए, नेटिव स्थान पर जाने के लिए उनको ट्रेवलिंग अलाउंस है वो एडमिजिबल होगा। तो सही उत्तर यहां पर हो रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सस्पेंशन इज निलंबन है। मैं कह रहा हूं कि बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है मैंने वीडियोस में बार बार रिपीट किया है, इसका मतलब है कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको
याद रखना जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। ए, नॉट ए पेनल्टी। सी, ए माइनर पेनल्टी। डी, दैट विच लीड्स टू द रिमूवल फ्रॉम सर्विस। मतलब कि सस्पेंशन क्या है, सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ए, नॉट ए पेनल्टी। सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी। सस्पेंशन किसी प्रकार का पेनल्टी नहीं है। और ये सस्पेंशन क्यों किया जाता है, आपको मालूम है कि कोई प्रभाव ना पड़े, उसकी जांच पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए सस्पेंशन किया जाता है। सही उत्तर हो रहा है यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शंस आर ए, एलटीसी कैन बी अवेल्ड बाय बोथ द एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन एंड द फैमिली मेंबर्स। बी, एलटीसी कैन बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन। सी, एलटीसी कैन बी अवेल्ड बाय बोथ द एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन एंड द फैमिली मेंबर्स। डी, एलटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन। करेक्ट ऑप्शन इज डी, एलटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंशन में है तो वो खुद एलटीसी का लाभ नहीं उठा सकता, परंतु फैमिली मेंबर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं, एलटीसी ले सकते हैं। परंतु सरकारी कर्मचारी है वो खुद एम्प्लॉई सस्पेंशन पीरियड में एलटीसी का लाभ नहीं ले सकता। सही उत्तर हो रहा है यहां पर डी। एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीटीजी। सीटीजी का सही फुल फॉर्म क्या है, ये समझते हैं सीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए, कैजुअल ट्रेवलिंग गाइडेंस। बी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। सी, कंटिन्यूअस ट्रेवलिंग ग्रांट। डी, कैजुअल ट्रांसफर गाइडेंस। करेक्ट ऑप्शन इज बी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। सीटीजी का मतलब होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। और ये कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है वो एम्प्लॉय के ट्रांसफर होने पर दिया जाता है या रिटायरमेंट के बाद में भी इसको दिया जाता है। रिटायरमेंट होने पर कर्मचारी अपने नेटिव प्लेस पर बसने के लिए या नेटिव प्लेस पर जाने के लिए दिया जाता है। और कर्मचारी की डेथ होने पर भी सीटीजी है फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी। Next question 34. The powers of various authorities, the conditions under which such powers should be exercised, the general procedure prescribed with regard to various classes of contracts and assurance of property as laid down in। विभिन्न प्राधिकरणों की शक्तियां जिसके तहत ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए और विभिन्न शर्तों के संबंध में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया अनुबंधों के वर्ग और संपत्ति के आश्वासन रखे गए में नीचे किस नियम के तहत अनुबंधों के संबंध में पावर्स हैं वो रखे गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, रूल 52 ऑफ जीएआर 1990। बी, रूल 21 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स। सी, रूल 107 ऑफ जीएफआर 2017। डी, रूल 79 ऑफ आर एंड पी रूल्स 1983। Correct option is B, Rule 21 of the Delegation of Financial Powers rules. The powers of various authorities, the conditions under which such powers should be exercised, and the general procedure prescribed with regard to various classes of contract and assurance of property are laid down in Rule 21 of the Delegation of Financial Powers rules. Correct option is B. Question number 35. When a government servant applies for a specific kind of leave, the leave sanctioning authority does not have the power to। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी विशेष छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी को छुट्टी की डैश शक्ति नहीं है। कोई कर्मचारी है वो छुट्टी लेता है, किस प्रकार की छुट्टी लेना चाहता है वो स्वतंत्र होता है, परंतु छुट्टी देने वाले प्राधिकारी को कौन सा अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सैंक्शन द लीव। बी, मॉडिफाई द लीव डेट्स। सी, रिवोक द लीव। डी, रिफ्यूज द लीव। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मॉडिफाई द लीव डेट्स। कोई भी अधिकारी है या छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी है वो लीव डेट्स को मॉडिफाई नहीं करता, साथ में लीव का काइंड है उसको भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको ये पावर नहीं होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी टाइम्स पर्सनल कंप्यूटर एडवांस कैन बी गिवन टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। केंद्र सरकार के कर्मचारी को कितनी बार पर्सनल कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है। ऑप्शंस आर ए, वंस इन एंटायर सर्विस। बी, 10 टाइम्स इन एंटायर सर्विस। सी, 2 टाइम्स इन एंटायर सर्विस। डी, 5 टाइम्स इन एंटायर सर्विस। करेक्ट ऑप्शन इज डी,
5 टाइम्स इन एंटायर सर्विस। मतलब कि कर्मचारी को पूरी सर्विस में 5 बार पर्सनल कंप्यूटर के लिए एडवांस दिया जा सकता है। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कितने दिनों के बाद में, मान लीजिए आपने एक कोई एडवांस लिया है कंप्यूटर के लिए, तो कितने दिनों के बाद में वो फिर से दूसरा कंप्यूटर एडवांस लिया जा सकता है। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। सही उत्तर है हो रहा है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द डेट फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष मार्च महीने का वेतन भुगतान की दिनांक क्या होगी। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च एंड तक होता है, तो निश्चित रूप से मार्च की सैलरी है वो कब पे होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। 31 मार्च, बी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, सी लास्ट वर्किंग डे ऑफ मार्च, डी फर्स्ट ऑफ अप्रैल। करेक्ट ऑप्शन इज बी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल। मतलब कि आपको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर है वो बदल जाता है, तो 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर आ जाता है और पुराने मार्च की जो सैलरी है वो मिलेगी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल में। यहाँ पर 1 अप्रैल हो सकता था, परंतु क्योंकि 1 अप्रैल को संडे या कोई हॉलीडे हो सकता है, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्किंग डे होगा न्यू फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल का। तो सैलरी है वो पेड होगी मार्च महीने की। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं 38, द राइट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू टीए इंक्लूडिंग डेली अलाउंस इज फॉरफिटेड और डीम्ड टू हैव बीन रिलिंक्विश्ड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी का टीए का अधिकार जिसमें दैनिक भत्ता भी शामिल है को जब्त कर लिया गया है उस तारीख से जब ये देय होता है। ऑप्शंस आर ए 18 मंथ्स, बी 9 मंथ्स, सी 1 ईयर, डी 6 मंथ्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 ईयर। कर्मचारी है वो 1 साल के अंदर वो क्लेम नहीं करता है या उसको टीए डीए के लिए वो अप्लाई नहीं करता है, नहीं मिलता है। टीए इंक्लूडिंग डीए अलाउंसेज हैं वो फॉरफिट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड शैल बी रिव्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। निलंबन का आदेश दिया गया या समझा गया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित करने के लिए समीक्षा की जाएगी या निलंबन रद्द किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सस्पेंशन किया गया है तो वो सस्पेंशन को आगे बढ़ाने के लिए या रिव्यू करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करना चाहिए, उसको कितने दिनों के अंदर रिव्यू करना जरूरी हो जाएगा। ऑप्शंस आर ए आफ्टर 90 डेज, बी आफ्टर 120 डेज, सी आफ्टर 30 डेज, डी आफ्टर 60 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज ए आफ्टर 90 डेज। उसको 90 दिनों के अंदर रिव्यू करना जरूरी है, अन्यथा वो सस्पेंशन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए रिव्यू होना जरूरी है। 90 डेज के अंदर रिव्यू होना जरूरी है। सस्पेंशन आगे बढ़ाना है या रिवोक करना है, 90 दिनों के अंदर उसकी समीक्षा होना जरूरी हो जाता है। सही उत्तर होगा ए। और डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ DLIS। निम्न में से कौन DLIS का सही पूर्ण रूप है। ऑप्शंस आर ए डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, बी डिपॉजिट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, सी डिपॉजिट लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, डी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस सर्विस। करेक्ट ऑप्शन इज ए डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। सही उत्तर यहाँ पर है DLIS का फुल फॉर्म डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं। ये क्वेश्चन पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी उनका उतना ही इंपॉर्टेंस है। मैं आपके सिलेबस के सारे कंटेंट यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व करके लेकर के आ रहा हूँ। साथ में ही सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और जनरल पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर अवेलेबल है। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन EMRS NCT कंडक्टेड बाय UPSC, KVS, NVS एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।